ये लो स्टार्ट कर रखी है। हाँ भाई, इसका पहला क्वेश्चन देखो, ये संभाल के रख लेना, अपना फोटो कॉपी करवा के, खराब ना हो, ताकि अगर एक गुम हो जाए तो भी एक आपके पास रहे इसी में। हाँ कोई बात नहीं। आप पहला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ये है 16 बराबर है 2 की शक्ति 4, 8 बराबर है 2 गुना 9, 6 बराबर है 2 गुना 3 गुना 1। उपरोक्त सभी प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन इस प्रमेय के अनुसार लिखा है? अब इसको देखो, 16 है, 16 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। लेकिन जब इसको लिखोगे 8, ये 8 नहीं है, या तो ये 18 है, 8 है तो 2 गुना 9 तो 8 बढ़ेगा ही नहीं, 6 बन जाएगा, 6 बराबर है 2 गुना 3। अब यहाँ देखो, इसको पता है ये 18 होगा, 18 को कैसे लिख सकते हो? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो नहीं लिख सकते इसको, ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसे लिख सकते हैं। 3 गुना 2 गुना 1, ये भी ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हो? 3 गुना 2 और गुना में 1, ये भी ठीक है। मतलब जो भी तुम्हें दे रखा है उसके टुकड़े करके देख लो, आपका उत्तर आना चाहिए। जैसे ये था 16, 2 की शक्ति 4 था, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर ये इधर वाला बन रहा है तो तुम्हारा उत्तर वही होगा। अगर एक से ज्यादा बन रहे हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दूसरा देखो, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। पहले तो देख लो अपरिमेय कौन सी होती है, परिमेय कौन सी होती है। एक है परिमेय, कई बार आएगा ये, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में मिल जाएगा जो तुम संख्या सोचते हो, जो सोची है तुमने, लगभग वही। जैसे मान लो 3 है, 4 है, -4 है, ठीक है। बटे वाली संख्या 2/3, ये सारी की सारी परिमेय है। और कौन सी परिमेय है? वर्गमूल में वो संख्या जिसके टुकड़े बनते हो एक जैसे। 4 है, 2 गुना 2 25 है, वर्गमूल में वो भी क्या हो जाएगा? 5 गुना 5, जिसके टुकड़े एक जैसे बनते हो वो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसके या तो टुकड़े ही ना बनते हो, या फिर टुकड़े बने तो वो एक जैसे टुकड़े ना बने। जैसे वर्गमूल 6 है, वर्गमूल 6 के टुकड़े बने 2 गुना 3, लेकिन एक जैसे टुकड़े नहीं बने, तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। अब इनकी गुणा देखो, परिमेय और अपरिमेय की गुणा। अब जब परिमेय और अपरिमेय की गुणा होती है, हमेशा अपरिमेय उत्तर आता है। क्या उत्तर आएगा? अपरिमेय, ठीक है ना। अपरिमेय कैसे? जैसे मान लो 3 की गुणा वर्गमूल 5 से हुई, उत्तर आ गया 3 वर्गमूल 5। वर्गमूल तो रह गया, आपका वर्गमूल बचना चाहिए, तो वो संख्या अपरिमेय हो जाती है। तो परिमेय और अपरिमेय की गुणा, परिमेय और अपरिमेय की गुणा हमेशा क्या आती है? अपरिमेय आती है। आगे समझ। अब देखो, अपरिमेय की और परिमेय की परिमेय से ही गुणा करें, इसकी गुणा इसी से करें तो यही आएगा, ठीक है। इसकी परिमेय की गुणा परिमेय से करें, उत्तर परिमेय आएगा। परिमेय की अपरिमेय से करें तो क्या आ जाएगा? अपरिमेय। अब ये रह गया अपरिमेय की अपरिमेय से।
जैसे वर्गमूल 5 की गुणा वर्गमूल 5 तय करें तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर आ गया, तो क्या आ जाएगा उत्तर 5। तो ये 5 तो एपरी में नहीं है, तो इसका मतलब जब इसकी गुणा इसी से करें तो उत्तर परी में भी आ सकता है, अपरी में भी आ सकता है। ठीक है, तो कैसे याद हुआ तुम्हें? इसकी गुणा इससे करी तो यही आएगा, इसकी गुणा इससे करी तो ये बड़ा है यही आएगा, और इसकी गुणा इसी से करी तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। आगे समझ में। अगला देखो, तीसरा, यदि एक धनात्मक पूर्णांक a को 5 से भाग दे तो शेषफल r के मान का क्या होगा? जैसे मान लो 6 है, 6 को तुमने भाग दिया 5 से भाग दिया मान लो, ठीक है, 5 से भाग दिया तो 5 एकम 5। शेषफल के बारे में सोचना है, सिर्फ किसके बारे में सोचना है? शेषफल के बारे में। शेषफल के बारे में कितना उत्तर आ गया? 1। ठीक है ना। अब इसी को 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो, मान लो 7 को भाग दे रहे हो, ठीक है, तो 2 तिया 6, शेषफल कितना आ गया? 1। अब कोई भी संख्या है, जैसे तुम भाग दे रहे हो 5 को भाग दे रहे हो 9 से, 5 यहाँ है 9 यहाँ है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो ज्यादा हो गया। आपका जो शेषफल है वो 0 भी हो सकता है। कैसे? जब 6 को भाग दे दो 6 से, 6 एकम 6, शेषफल क्या हो गया? 0। काटा मार देते हो 0। शेषफल 0 भी आ सकता है, शेषफल 1 भी आ सकता है, ऐसे ही शेषफल 2 भी आ सकता है, शेषफल क्या आ सकता है? 4। किससे भाग दे रहे हैं? 5 से। तो कोई भी संख्या है अगर उसको 5 से भाग दे रहे हो तुम, यहाँ नहीं बताया क्या है, यहाँ नहीं बताया क्या है, किसी भी संख्या को 5 से भाग दोगे तो वो जो शेषफल है वो 0 से लेकर 4 तक का होगा। क्यों आएगा 0 से 4 तक का? तुम भाग करके देखो। 6 को भाग दिया तो 5 एकम 5, शेषफल कितना आ रहा है? 1। 7 को भाग दोगे 2, 5 एकम 5, 1 पे चल रहा है ना। अब अगर 8 होगा तो शेषफल 3, 9 होगा तो शेषफल 4, अगर 10 होगा तो शेषफल 0, 5 दूनी 10 पे चल पड़ेगा। तो जिस चीज से भाग देते हैं उससे एक छोटी संख्या तक शेषफल बढ़ता है। 5 है ना, 5 से भाग दिया तो 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ये संख्या शेषफल आ सकते हैं। 5 शेषफल नहीं आएगा। आ गया ये समझ। अगला देखो, इनमें से एक संख्या बताए जो वास्तविक पूर्णांक और परिमेय तीनों के समूह में हो। पोज कर दे। अब ये देखो, कई बार ये टाइप भी आती है तुम्हें सवालों में, इसको ध्यान से देखो, 9वीं क्लास में सिखाया था मैंने। ये है तुम्हारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती है जो तुम्हारे काउंटिंग नंबर होते हैं, 1 2 3 से शुरू होकर के 1000 हो गया, लाख हो गए, सारे के सारे प्राकृत संख्या है, 1 2 3 से शुरू होते हैं जो। अब आ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3। अगर मैं कहूं कि 5 कैसी संख्या है? 5 पूर्ण भी है, प्राकृत भी संख्या है, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूं कि प्रत्येक, कई बार आता है ये, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ या ना में उत्तर आएगा तुम्हारा, यस या नो में। होती है कि नहीं होती? इसमें तुमने ये देखना है, इसमें तुमने क्या देखना है कि आगे वाला तो छोटा गोला होना चाहिए, पीछे वाला बड़ा होना चाहिए। प्राकृत का छोटा है, पूर्ण का बड़ा है, इसका मतलब ठीक है। अगर अगला बड़ा हो पिछला छोटा हो तो ये बात गलत है, ठीक है। अब ये देखो, इससे बड़ा होता है पूर्णांक।
है -4 -3 -2 -1 0, ये सारे तो आएंगे ही। ठीक है, ये तो सारे आएंगे ही, ये 1 2 3 ये तो सारे आएंगे। इसमें आएगा 0 1 2 3 ये सारे आएंगे, ये पूर्णांक हो गया। और इससे बड़ा हो गया परिमेय संख्या का, इससे बड़ा हो गया परिमेय संख्या का। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, ठीक है कि ये गलत बात है? ये गलत है जी। हाँ गलत है। सत्य लगाओगे कि असत्य? प्रत्येक परिमेय तो हो गई ये बड़ा गोला, अब पूर्ण संख्या का हो गया ये छोटा गोला। तो मैंने क्या कहा कि पहले कौन सा गोला होना चाहिए? छोटा। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं, ठीक है, नहीं होती। अगर इसका उल्टा कर दे तो प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, फिर ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तुम बना लोगे अपनी कॉपी में, बहुत जरूरी है ये। एक और चीज होती है, एक होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक होती है, इसके अंदर आती है दो चीजें, एक होती है परिमेय, अपरिमेय। ये भी ऐसे ही पूछेगा कि इसमें छोटा कौन सा है? इसमें परिमेय भी छोटा है, अपरिमेय भी छोटा है और वास्तविक बड़ा है। अगर मैं ये कहती हूँ प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये बात ठीक है, क्योंकि परिमेय का गोला छोटा है, वास्तविक का संख्या का गोला बड़ा है। अगर मैं इसका उल्टा कहती हूँ प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो ये गलत है, क्योंकि वास्तविक का गोला बड़ा है, उसी के अंदर कौन सा है? परिमेय का गोला। आ गया ये समझ में? तो आपका अगर मैं ये कहती हूँ ना प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो इसमें दो संख्याएं आई हैं, एक तो परिमेय आई है, एक वास्तविक आई है। तो तुम ये देख लो कि कौन सा बड़ा है? परिमेय छोटा है, वास्तविक बड़ा है। मैंने कहा पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा, पहले छोटा आया हुआ है फिर बड़ा आया हुआ है, इसका मतलब ये चीज ठीक है। अगर पहले वास्तविक देके फिर परिमेय देता है तो वो बात क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। अब ये देखो क्या पूछ रहा है, तीन चीजें पूछ रहा है कि वो वास्तविक भी होनी चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए और परिमेय भी होना चाहिए। आपको छांटना है इसमें से, तो वास्तविक को तो भूल जाओ, वास्तविक को भूल जाओ, पूर्णांक देख लो। पूर्णांक होते हैं माइनस प्लस वाले, 4 ऑप्शन बन रहे हैं आपके। -27 है, एक 2/3 है, एक -1/4 है, एक 2.75 है। पूर्णांक का तोड़ोगे तो क्या हो गया? पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब है 2 3 4, ये रहा पूर्णांक। पूर्ण अंक है मतलब ये बटे में भी नहीं होते और पॉइंट में भी नहीं होते, पूर्ण अंक। ठीक है ना? पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। ये पूर्ण नहीं है, बटे में है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। तो आपको बताना है कि पूर्ण अंक भी हो और परिमेय भी हो। परिमेय तो अपने आप है, ये परिमेय होती है कि बटे में लिखा जाए। तुम ये कहोगे बटे में तो नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, इसके नीचे 1 लिख देती हूँ, अब ये बटे में हो गया। ठीक है, तो बटे में हो ना हो, जैसे 3/4 है, 1 है, 0 है, 0 भी परिमेय संख्या होती है, 0/1 लिख के इसने परिमेय बना देंगे। ठीक है, तो ये सारी ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। अगला देखो, अब किसका पीरियड है? कोई बात नहीं करते रहो, 2 मिनट बाद चले जाना, पोस्ट कर दो। 5वां देखो, 5वें में क्या है? व्यंजक लिखा हुआ है 3 4x + 5। इसका उत्तर निकालना है। हाँ, गुना कर दो इसकी, 3 की इससे भी गुना, 3
15। ये उत्तर में ढूंढ लो, क्या ऑप्शन है तुम्हारा? तो अभाज्य संख्याओं का, पीछे आवाज नहीं आए, ये लास्ट पेपर में देख लो। तो अभाज्य संख्याओं का HCF है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी? जो किसी से भाग नहीं होती। कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? दो है। हाँ, 2 है। उससे अगली फिर हाँ। किसी के मन में ये चल रहा है कि एक भी तो होती होगी ना, एक नहीं होती। एक ना तो भाज्य होती ना अभाज्य होती। अगर आपसे ये पूछ लेना एक संख्या, कोई संख्या बताओ जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, क्या उत्तर आएगा? एक। तो ये कह रहा है 2 अभाज्य संख्याएं उठा लो। उठा ली तुमने, एक उठा ली, 2 और एक उठा लिया, 3 उठा लिया। ये भी दोनों का HCF निकालना है। 2 का गुणनखंड बनाए, 2 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 गुणा में 1। 3 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 3 गुणा में 1। और तो बनते ही नहीं, तो इनका HCF क्या आ जाएगा? 1। जिसके टुकड़े नहीं बनते उनका HCF हमेशा क्या आता है? 1। टुकड़े बनेंगे, एक जैसे मिलेंगे, तभी तो HCF निकलता है। अगला देखो, शून्यकों का योग ये है a² - 14 x² - 2x - 12। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दे रखा है? 1। ए का मान ज्ञात करना है। अब आपके पास होता है शून्यकों के योग का क्या सूत्र बताया मैंने? -b/a। शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। ये पहला होता है a, ये दूसरा होता है x के साथ b, ये तीसरा होता है c। ठीक है, तो शून्यकों का योग दे कितना रखा है? 1। माइनस लगा करके b ढूंढ लो, इसमें क्या है? ये रहा -2 है, ये माइनस भी साथ में उठेगा। a क्या है? a है k² - 14। एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। k² - 14। ये पूरा का पूरा यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, एक के साथ गुणा में ले जाओ। k² - 14 बराबर है 2। करो, k² - 14 बराबर है 2। 14 को उधर ले जाओ। k² बराबर है 2 + 14। k² बराबर है 16। दोनों तरफ वर्गमूल लगा दो। और ये किसका आ जाएगा? 4 गुणा 4 16 है ना, तो 4 गुणा 4 उत्तर आ गया 4। ऑप्शन में ढूंढ लो 4। अब अगला देखो 8वां सवाल। ax² bx + c के कौन सा कथन सही नहीं है? बस आवाज नहीं है। ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते हैं? अरैखिक समीकरण के, त्रिघात समीकरण के 3। ये तो याद होना चाहिए तुम्हें कि रैखिक समीकरण का एक शून्यक होता है, द्विघात के 2 होते हैं, त्रिघात के 3 होते हैं। ठीक है, अब ये है द्विघात। ठीक है, एक और चीज बताई थी मैंने कि द्विघात समीकरण हो, d के ऊपर बताया था, अगर d आपका 0 से बड़ा है, तुम बैठ के कर लो बेटा, मैं इनका ले रही हूँ। ठीक है, तुम बैठ के काम करते रहो, क्लास में बैठो। क्लास में से बड़ा है, 0 से बड़ा, d कैसे निकलते हैं? d का सूत्र क्या था? -4। क्या था?
बी का स्क्वायर -4ac याद था सिर्फ बी का स्क्वायर -4ac। जो वीडियो भेजती हूँ वो देख तो लिया करो। बी का स्क्वायर -4ac और ABC उसमें से निकाल लेते हो। जब ये उत्तर आता है, अगर ये उत्तर आता है तुम्हारा 5 आ गया, 5 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या आएगा? शून्य कैसे होंगे? वास्तविक व भिन्न, वास्तविक व भिन्न, अलग अलग उत्तर आएगा। अगर डी का मान प्लस में आता है, +5 +7 आ गया, तो मूल जो निकलते हैं वो वास्तविक होते हैं और भिन्न होते हैं। अगर डी का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक होते हैं व बराबर होते हैं। अगर डी का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब है, मान लो डी का मान निकला -4 आ गया, तो मूल कैसे होते हैं? अवास्तविक। मूल क्या होते हैं? अवास्तविक। अवास्तविक निकलते हैं मूल। अब इस पे आ जाओ, जो तुम्हें दे रखा है, 2 वास्तविक शून्य तो हो सकते हैं। 2 वास्तविक शून्य का मतलब है आपके कितने हल निकलेंगे? द्विघात समीकरण है, 2 तो निकलेंगे, वास्तविक भी निकल सकते हैं, ठीक है। 2 बराबर व वास्तविक शून्य को हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। सदैव एक शून्यक 0 होगा ना, काटा मार दो। एक भी वास्तविक शून्यक नहीं होगा। वास्तविक भी शून्यक निकलेंगे और कैसे निकलेंगे? भिन्न निकलेंगे। 2 वास्तविक शून्यक हो सकते हैं, ए ऑप्शन बनेगा आपका। अगला देखो, बस छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या आएगी? छोटी से छोटी अभाज्य, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2। छोटी से छोटी भाज्य संख्या भाज्य 2 है। अभाज्य मतलब जिसके टुकड़े नहीं होते, 4 होगी। देखो तुम्हारी संख्या शुरू होती है ये, 1 तो उठाना ही नहीं